ब्रिटिश सरकार ने यूनाइटेड इंडिया पर क्या छाप छोड़ी। आज न सिर्फ यूनाइटेड किंगडम बल्कि इंडिया और पाकिस्तान में भी एक ऐसा तबका पाया जाता है जो ये मानता है कि इस आज़ादी से बेहतर था हम गुलाम ही रहते, क्योंकि अंग्रेज़ कम अज़ कम कुछ ना कुछ वेलफेयर का काम तो कर रहे थे। मगर शायद ये लोग भूल जाते हैं कि इसी ब्रिटिश सरकार की ब्रूटल पॉलिसीज़ की वजह से आर्टिफिशियल फेमाइन्स आए जिसमें 16 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। और जब ये अंग्रेज़ जाने लगे तो जाते जाते पार्टीशन का ज़ख्म भी देकर गए, जिसमें फिर से लाखों लोग मारे भी गए और बेघर भी हुए। गांधी जी के साथ साथ मेरे बाबूजी भी देश की आजादी के लिए लड़े थे। क्यों लड़े आजादी की जंग? क्या पाया हमने आजादी हासिल करके? ये आजादी से तो वो गुलामी अच्छी थी। पिछले साल डायलन सुलिवियन और जैसन हिक्कल ने अपने रिसर्च पेपर्स कैपिटलिज्म एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी में इन डेथ्स का जिक्र किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। 1943 में जब द ग्रेट बंगाल फेमाइन आया तो उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने ब्रिटिश सरकार को लिखा कि हुजूर यहाँ हालत बहुत ख़राब है और कहत की वजह से हज़ारों लोग भूखे मर रहे हैं। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया कि अगर इतना ही कहत है और हालत इतनी ख़राब है तो गांधी अभी तक कैसे ज़िंदा है। तो दोस्तों, चर्चिल साहब के इन रिमार्क से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज़ कितनी ब्रूटल रही होंगी। तो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज़ आखिर कैसी थी कि फेमाइन्स आए जो इतने एक्सट्रीम हो गए कि जिसमें 16 करोड़ लोग अपनी जान गंवा बैठे। और आज हम जब आज़ाद हैं तो इस आज़ादी की हमारे लिए क्या कीमत है। आइए इस सब को ज़रा इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। 1764 की बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद इंडिया का लैंड कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में आया और इसके बाद 1947 तक इंडिया की तारीख के 10 बड़े फेमाइन्स आए जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और इन फेमाइन्स की वजह थी ब्रिटिश सरकार की ब्रूटल पॉलिसीज़। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन किसानों में कैश क्रॉप्स जैसा कि इंडिगो, कॉटन और ओपियम को प्रमोट किया और फिर ज़बरदस्ती इन फसलों को उगाने का कहा। इससे पहले जो लोकल किसान थे वो फूड आइटम्स जैसा कि गंदम, ज्वार, बाजरा को प्रायोरिटी देते थे और जो अनाज उनके सरप्लस में होता था उसे बेच देते थे और यूं ये अनाज जो नॉन फार्मर्स थे उन तक भी पहुंच जाता था। मगर जब ज़बरदस्ती ये कैश क्रॉप्स उगाई जाने लगी तो इससे फिर फूड शॉर्टेज हुआ और फेमाइन्स आए। इसके अलावा ब्रिटिश हुकूमत ने जो इंडियन किसान थे उन पर भारी टैक्स भी लागू किए हुए थे और इन टैक्सेस को वसूल करने के लिए ज़मींदार और बनिए मुकर्रर किए गए थे। अगर किसी किसान की फसल ख़राब होती है और वो अपना टैक्स अदा नहीं कर पाता तो उससे ये ज़मीन छीन ली जाती थी और यूं देखते ही देखते वो किसान से एक मज़दूर बन जाते थे और फिर पूरा साल उन किसानों के बच्चे भूखे मरते थे। तो दोस्तों, आज जो हम लोगों को देखते हैं कि जो प्राउडली बताते हैं कि हमारे बाप दादा तो अंग्रेज़ों के ज़माने से ज़मींदार हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो करोड़ों लोग भूख और कहत से मरे उनमें ये ज़मींदार भी बराबर के कसूरवार हैं। और ये प्राउड की नहीं बल्कि शर्म की बात है, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं था बल्कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने स्टेट टू स्टेट फूड ट्रांसपोर्ट पर भी भारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, क्योंकि जो रेलवेज थे और रोड्स थे वो सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते थे और फूड अगर किसी स्टेट में फेमाइन आ जाए तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक फूड पहुंचाने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और जो फेमाइन कमीशन रिपोर्ट हैं वो भी यही बताती हैं कि असल मसला फूड शॉर्टेज नहीं था बल्कि फूड सप्लाई का था। और जब वाइसरॉय ने इन फेमाइन्स को रिपोर्ट किया तो फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल साहब ने कहा कि अगर इतने ही हालात ख़राब हैं तो गांधी अभी तक क्यों नहीं मरा, अगर गांधी मर जाए तो फिर मुझे बताना, फिर कुछ रिलीफ देंगे। अगर इन फेमाइन्स को क्रोनोलॉजी के साथ देखें तो 1770 में द ग्रेट बंगाल फेमाइन आया जिसमें करीबन 1 करोड़ लोग कहत से भूख से मरे। फिर 1784 में चालीसा फेमाइन आया। ये फेमाइन पंजाब, दिल्ली, कश्मीर और राजपूताना में आया जिसमें करीबन 1 करोड़ 10 लाख लोग भूख से मरे। फिर 1791-92 में सकल फेमाइन आया। ये फेमाइन हैदराबाद, दक्कन, गुजरात, मराठाज और मारवाड़ में आया जिसमें करीबन 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मरे। फिर 1860 में राजपूताना में अपर दोआब फेमाइन आया जिसमें करीबन 20 लाख लोग मरे। इसी तरह 1865 में उड़ीसा में फेमाइन आया जिसमें 40 से 50 लाख लोग मरे। ये लिस्ट बहुत ही लंबी है मगर इस लिस्ट का आखिरी फेमाइन जो 1943 में आया जिसे द ग्रेट बंगाल फेमाइन कहा जाता है, इसमें भी 30 से 40 लाख लोग मरे। तो दोस्तों, ये तो हम बात कर रहे हैं जस्ट फेमाइन्स की,
इसके अलावा जैसे जलियांवाला बाग में जो कत्लेआम हुआ, जो मोपला रिवोल्ट के वक्त हुआ, चोरा चोरी इंसिडेंट के वक्त हुआ, और इसके अलावा कानपुर मस्जिद जो ट्रेजेडी हुई थी वो थी। इसके अलावा दोस्तों ऐसे हज़ारों वाक़यात थे जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोगों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। तो 1947 में जब ये अंग्रेज़ वापस जाने लगे तो जाते जाते पार्टीशन का ज़ख्म भी देकर गए, जिसमें 5 से 10 लाख लोग मारे गए और सैकड़ों हज़ारों बेघर हुए, औरतों के रेप्स हुए, बच्चों का कत्लेआम हुआ। तो जो ज़ख्म आज तक ताज़ा हैं। तो आपके सामने जब आप ये कहते हैं कि इस आज़ादी से तो अच्छा था कि अंग्रेज़ ही रहते, तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा लें कि अगर वो ब्रिटिश सरकार होती तो क्या होता। क्योंकि जब अंग्रेज़ आए थे उस वक्त इंडिया पूरी दुनिया का 23% यानी 23% जीडीपी प्रोड्यूस करता था, और जब ये अंग्रेज़ सरकार जाने लगे तो उस वक्त इंडिया की जीडीपी 4% पर थी। और मैं हैरान हूँ कि ये सब भुलाकर आज हमारे बच्चे, आज हमारी जनरेशन्स टिकटॉक माफिया बनी हुई हैं, खामखा के अंग्रेज़ बनने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को अंग्रेज़ी अच्छे तरीके से नहीं आती तो उसको जाहिल समझा जाता है। अगर कोई शलवार कमीज़ या कुर्ता धोती पहनता है तो उसको भी इंसल्ट उसकी भी की जाती है और उसको लो लेवल का इंसान समझा जाता है। तो दोस्तों ये इम्पीरियलिस्टिक माइंडसेट के आफ्टर शॉक्स हैं, हमें इससे निकलने की ज़रूरत है। और खुदा के बाद अपने उन फ्रीडम फाइटर्स का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको ये आज़ादी दिलवाई, जिसमें भगत सिंह भी आते हैं, महात्मा गांधी भी आते हैं, नेहरू जी, मोतीलाल जी नेहरू जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फ्राइजी मूवमेंट वाले। तो इस सभी का खून इस आज़ादी में शामिल है, तो और सभी को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।